यहाँ पर एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये है इसके नाम से, ठीक है जी। ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास ये फ्लैश मैंने इंस्टॉल किया होगा, इसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आपको वाज़ेह नज़र कैसे आ रहा इंस्टॉल किया था आपने? थोड़ा थोड़ा सा है उस ये बारे जो में भी गिट गाइड बैश, कर दें। आप जाएंगे जी, गिट बैश लिखेंगे, ठीक है जी। और आप जो सामने ये नीचे वाली वेबसाइट ओपन होगी, ये वाली, इस पे आप जाएंगे और यहाँ से गिट फॉर विंडोज़ को इंस्टॉल कर देंगे। जब आप गिट फॉर विंडोज़ को यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक गिट बैश जो है ना ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ओके। अब हम चलते हैं जी अपनी डॉक्स पर और यहाँ पर हम लोग जाते हैं जी, कौन सी जी, क्रिएट अ नेक्स्ट जेएस ऐप पे जाता हूँ। अब यहाँ पर एक और बात भी है, क्योंकि ये प्रीवियस जो हमारे पास वर्जन है उनके हवाले से है, तो हम अबाउट पे आकर यहाँ से जाते हैं जी, क्रिएट नए पे आते हैं, हम जाते हैं जी नेक्स्ट जेएस 13 पे जाते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट है हम उसी से आगे चलेंगे और उसी से आगे हम लोग जो है ना इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सारा कुछ होगा। ये हमारे पास है जी, सॉरी, एक तो इनकी डॉग्स में काफ़ी सारे इश्यूज हैं। हम न्यू बीटा डॉग्स की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास जो है ना बीटा डॉग्स है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया है, तो हमने इसको फॉलो करते हुए अपनी ऐप बनानी होती है, ठीक है जी। और इसमें यहाँ पर आएंगे और सिंपल हम लिखेंगे npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और उसके बाद लिख देंगे @ और आगे लिख देंगे जी लेटेस्ट। ये लेटेस्ट लिखने से मुराद ये है कि जो इसका अभी लेटेस्ट वर्जन है ये उसको इंस्टॉल कर देगा। और हमने यहाँ पर आगे इसका नेम भी देना है कि हम अपने ब्लॉग पर कौन सा नाम रखेंगे। हम इसको रखते हैं जी फर्स्ट ब्लॉग और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इससे पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास ये आ गया, वो कहते हैं वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट विद दिस प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ नो, अभी नो सिलेक्ट है तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये नो हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ES लिंक, ठीक है जी, विद दिस प्रोजेक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं यस, हम करना चाहते हैं। उसके बाद है जी सोर्स डायरेक्टरी। जैसा कि रिएक्ट की जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते थे तो उसमें एक सोर्स की डायरेक्टरी फोल्डर बन के आ जाता था, तो हम कहते हैं ये सोर्स का फोल्डर होना चाहिए। और लास्ट पे वो हमसे पूछता है कि आप एक्सपेरिमेंटल जो ऐप फोल्डर है, क्योंकि सोर्स के अंदर अपनी ऐप फोल्डर आ गया है, तो वो ऐप फोल्डर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि वो भी हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। और इंटर प्रेस करते हैं तो वो भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब ये पूछता है हमारे पास जी व्हाट इंपोर्ट एलियास वुड यू लाइक कॉन्फ़िगर। ये हमारे पास जब हम भी किसी चीज़ को इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट जेएस की फाइल के अंदर, तो उसके लिए जो हम डायरेक्टरी यूज़ करेंगे यानी कि फाइल पाथ यूज़ करेंगे, तो ये उसके लिए है। तो इसे भी हम @ और उसके बाद स्टैरिक लगा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और उसके बाद ये कहेगा कि ये 4 चीज़ें जो है ना ये हमारी इंस्टॉल करेगा। ये वाली जो नेक्स्ट को इंस्टॉल करेगा, ES लिंक और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। It will take some time to complete the installation। बस ये एक प्रोसेस है हमारा इंस्टॉलेशन का। ये जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एक ही काम होता है कि हम अपनी पेज में जो CSS है उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट जो है ना नेक्स्ट जेएस के अंदर क्रिएट करना शुरू करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सब बहुत सारी चीज़ें जो है ना जान चुके हैं जेएस के बारे में, तो आप इनको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि ये नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट के अंदर ऐप बनती कैसे है। तो ये सबसे अहम बात है, तो इस पर आप लोगों ने तवज्जो देनी है। और ये इसकी डॉक है बीटा वर्जन की।
तो आप यहाँ आकर इसको रीड आउट कर सकते हैं, हर एक चीज़ इसमें बयान की हुई है विद पिक्चर्स, और बिल्कुल ही क्लियर है। आप इसको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जाएंगे तो आगे ये वही आपको बताता है NPX ये बात है, ठीक है जी। यानी अच्छा। कि इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि इसमें ये क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है हमारे पास। अच्छा ताहिर ये भाई, क्या जी ताहिर भाई मैं ये कहना चाह रहा था, ये आपने किया नेक्स्ट जेएस गिटहब की जो बैच है उसके ऊपर, तो हम सीएमडी में भी कर सकते हैं? जी, CMD पे भी आप कर सकते हैं भाई। बेसिकली ये जो गिट बैश है ना, ये है मैक के साथ आता है, मैक के साथ। तो इसको हम विंडो के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है मैक के लिए, ठीक है। आप देखें डाउनलोड के अंदर है मैक OS, विंडोज़ और लिनक्स, ये तीनों पे ही चलता है। तो इसका जब आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करेंगे तो एक इसका आएगा यूज़र इंटरफेस। बिलफर्स्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और एक मेरे पास है गिट GUI हम्म। और एक है गिट बैश। गिट बैश से मुराद इसका CMD है, और गिट GUI से मुराद ये है कि इसका जो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो ओपन हो जाता है किसी भी न्यू रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए या ओपन करने के लिए या उसको क्लोन करने के लिए, ठीक है जी। सही है। बल्कि और मैं इसको यूज़ नहीं करता। फिर जब मैं गिट पर काम करता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कि गिट डेस्कटॉप को यूज़ करता हूँ, गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हमें जो है ना जस्ट क्लोन करनी पड़ती है अपनी एक रिपोजिटरी को, और उसके बाद हम वो गिट पर पुश कर देते हैं। सिर्फ बटन का इस्तेमाल है, बटन के ज़रिए सारा काम हम लोग करते हैं, ठीक है जी। सही है, लेकिन जब ये हमें जब किसी भी जगह पे किसी लाइव सर्वर पे काम करना, वहाँ पे तो बैश की ज़रूरत पड़ती है ना? ना उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं गिट पर काम, नो मैटर। बट जब आप सर्वर पे काम करेंगे, ये जो डेस्कटॉप है ये तो जस्ट इतना है कि आपके कोड को या गिट से लेकर आपके लोकल सर्वर पे लेके आएगा या लोकल से गिट पे लेके जाएगा, इसका काम ये है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरेक्टिंग विद द सर्वर फाइल्स, तो उसमें आपको गिट बैश यूज़ करना पड़ेगा। ओके। तो ये देखें जी, वो कहते हैं हमारे पास सक्सेस क्रिएटेड फर्स्ट ब्लॉग एट सी, ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट ब्लॉग हमारा जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, अब देखिए वो कहता है हमारा जो फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट हुआ है वो इस फाइल के अंदर हुआ है। इसमें ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया फर्स्ट ब्लॉग, ये एक फ़ोल्डर है। ये क्या है, एक फ़ोल्डर किसके अंदर है, ये Next.js के फ़ोल्डर के अंदर है। तो नीचे देखें तो फिलहाल हम खड़े हुए Next.js के ऊपर। मैं इसके आगे लिखूंगा, ये नीचे $साइन है, और मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर ऊपर वाला, और यहाँ पर मैं लिखूंगा CD, और यहाँ पर लिख दूंगा जी नेक्स्ट ब्लॉग। फर्स्ट ब्लॉग लिखा था या नेक्स्ट फर्स्ट ब्लॉग था? फर्स्ट ब्लॉक था, और सीडी नहीं था लिखना? सीडी। हाँ जी, CD सॉरी, CD फर्स्ट ब्लॉग, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अब हम जो है ना फर्स्ट ब्लॉग में आ चुके हैं। और यहाँ से हम लोग एक कमांड रन करते हैं जिससे हमारा डेफ का सर्वर, लोकल सर्वर 3000 पोस्ट पर चल जाता है, npm run डेफ। ये जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये हमारी एक लाइव जो है ना लोकल सर्वर के ऊपर वेबसाइट चलना शुरू हो जाएगी। मैं इसे इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें ऊपर हमारे पास ये वाला हमारा जो मैंने सिलेक्ट किया लोकल सर्वर पे, ये हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। बट इट विल सम टेक टाइम टू क्रिएट आवर कंपाइल्ड फाइल्स, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास कंपाइल्ड क्लाइंट एंड सर्वर सक्सेसफुली। तो इसमें हमारे पास क्योंकि Next.js हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्योंकि ये क्लाइंट साइड पे भी काम करती है और सर्वर साइड पे भी काम करती है, तो इसलिए इसने लिखा क्लाइंट एंड सर्वर की तमाम फाइल्स हमारे पास कन्फिगर होकर कंपाइल्ड हो चुकी है। अब वापस हम जाते हैं अपने, और इधर अगर मैं लिखता हूँ कि लोकल होस्ट 3000 पर, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास टेम्पलेट बन के आती है Next.js की, वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी जी ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं जी, मैं इसको यहाँ से जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, ये फर्स्ट JS का फोल्डर, और यहाँ से इसके दो तरीके, एक मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकता हूँ, ठीक है जी, मैं इसको डायरेक्टली ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका जैसा कि सर ने बताया था कि बैश मैंने ओपन करना है, और मैंने इसके जाकर लिखना है कोड और डॉट, और ये भी हमारे पास क्या दिया, वो हमारा VS कोड ओपन कर देगा। इसको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ, बट जिस पे मैंने ये लाइव चलाया हुआ है तो इसको मैं क्लोज़ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो मेरा जो लाइव सर्वर है वो भी क्लोज़ हो जाएगा।
ठीक है जी। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। क्या जी, कंट्रोल सी। तो ये हमारे पास जो लाइव सर्वर था वो क्लोज हो चुका है, और वापस मैं यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अभी लाइव सर्वर ख़त्म है, तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा ट्रस्टेड फोल्डर है, और मेरे पास ये कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना बन के आ चुका है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हमारे पास है वो डॉट नेक्स्ट का और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो डॉट नेक्स्ट और नोड मॉड्यूल्स का हमारे पास दो फोल्डर्स हैं, तो ये डेवलपर्स के लिए नहीं है। यानी कि जो इसके ज़रिए से कोई ऐप या वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, ये दो फोल्डर्स उनके लिए नहीं है। ये फोल्डर्स हैं कोर डेवलपर्स के लिए, जिन्होंने नेक्स्ट जीएस बनाया है, या जिन्होंने कोई वेब पैक डिज़ाइन किया है, या जिन्होंने रिएक्ट जीएस बनाया, ये उनके लिए। ये सारा काम वो लोग इनके अंदर करते हैं। जो हमसे मुतालिक दो फोल्डर हैं, वो एक पब्लिक का और एक सोर्स का फोल्डर है, क्योंकि हमारा सारा काम इन्हीं दो फोल्डर्स के अंदर मौजूद होता है। और नीचे कुछ कन्फिग्रेशन की हमारे पास फाइलें हैं, जिनको अगर फ़िलहाल हमारे पास टाइम क्या कहते हैं कि कन्फिगर करने का टाइम है तो सही, लेकिन हम इनको कन्फिगर नहीं कर सकते। क्यों कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन आई है वही इसकी सबसे परफेक्ट है। जैसा कि next.config.js के अंदर उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है। उन्होंने क्या जी, एक मॉड्यूल बनाया। ये मॉड्यूल क्या है कि ये जो हम इसकी ऐप डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। हम इसकी बुनियाद पर कोई वेबसाइट बनाकर डिप्लॉय नहीं कर सकते। डिप्लॉय क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आने वाला जब इसका बीटा वर्जन जो है ना क्लियर होगा, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो फिर ये एक्सपेरिमेंटल से ट्रू वर्जन में चला जाएगा, और हमारी जो ऐप होगी वो क्रैश कर जाएगी किसी भी स्टेप के ऊपर। तो इस वजह से अभी जो हम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि टेस्टिंग के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारी जो ऐप है वो मुकम्मल काम करेगी। वो और पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर देखें सिर्फ 3 तस्वीरें पड़ी हुई हैं। ये वो फोल्डर है जो हमारा किसी भी वेबसाइट के सर्वर पर होता है, और सर्वर पे ये ही फोल्डर जो होता है ना, रीड आउट होकर हमारे पास आगे वेबसाइट की सूरत में तैयार करता है। हमारी जितनी भी तस्वीरें होंगी हम इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है जी, एसेट हमारी वेबसाइट से मुतल्लिक़ जितना भी होगा हम इसी फोल्डर में रखेंगे। और नीचे फोल्डर है सोर्स का, और सोर्स के अंदर फोल्डर है हमारे पास ऐप का। ठीक है जी। तो ऐप के फोल्डर के अंदर जो काम हम करेंगे वही हमारी ऐप बनेगी, और एक डेवलपर को इसी फोल्डर के अंदर काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये उसका फैब आइकन है, उसके साथ उसकी एक ग्लोबल CSS की फाइल है, लेआउट JS है, और पेज JS की फाइल है। ठीक है जी। ये हमारे पास ऐप की मेन डायरेक्टरी है। तो सॉरी, ऐप की कौन सी डायरेक्टरी है हमारे पास? मेन डायरेक्टरी है, जिसके अंदर एक API का फोल्डर बना हुआ है। इसको फिलहाल हमने नहीं छेड़ना क्योंकि हम API पे काम नहीं करने वाले। और उसके अंदर 3 मेन फाइलें हैं, एक पेज की, दूसरा लेआउट की, और तीसरी ग्लोबल CSS। ग्लोबल CSS में हम अपनी मर्ज़ी की CSS लिख सकते हैं। लेआउट JS ये मस्ट है। ये क्या है जी? ये वो फाइल है जो नेक्स्ट JS की किसी भी ऐप को क्रिएट करने के लिए ये वाली फाइल मस्ट है। इसके बगैर आप नेक्स्ट JS की ऐप क्रिएट नहीं कर सकते। और उसके बाद है जी पेज JS। ये हमारा पहला होम पेज होता है, जो हमारा डायरेक्ट जब कोई बंदा ओपन करता है हमारे पास एप्लीकेशन तो वो नज़र आएगा। यानी कि ये जो लेआउट JS का पेज है, इसके अंदर ये वाला पेज जाके गिरेगा, और लेआउट जो JS है वो आगे जाकर रिटर्न होकर हमारी एक वेबसाइट क्रिएट करेगी। यहाँ तक आप लोग समझ आ गई है? जी ठीक है। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास लेआउट JS जो है, इसको मैंने नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। क्यों? इसके अंदर मैंने काम नहीं करना। इसके अंदर हमारा मेन स्ट्रक्चर है, जो मेटा डाटा हम लिखते हैं ये है, और उसके बाद हमारे पास ये HTML का टैग आया कंप्लीट। इसके अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन को हमने रूट लेआउट के अंदर एक ऑब्जेक्ट के तौर पर रखा हुआ है। इट मीन्स कि इस पूरी की वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, चाहे 100 है चाहे 500 है, उनको कहा जाता है चिल्ड्रन। नेक्स्ट JS की ज़बान में क्या कहा जाता है? चिल्ड्रंस। यानी कि जहाँ जहाँ इसमें फ़ोल्डर के अंदर, ऐप के फ़ोल्डर के अंदर ये रूट लेआउट इस पेज JS की फ़ाइल को देखेगा, तो वो उसे वेबसाइट के अंदर ट्रिगर कर देगा। इस बॉडी सेक्शन में आके क्या करेगा? कॉल कर देगा। ये समझ आ गई आप लोगों को?
ठीक है। अब मैं जाता हूँ पेज जेएस के अंदर और इसके अंदर देखें जी, उन्होंने सबसे पहले इंपोर्ट किया है इमेज को, नेक्स्ट टू क्लिक इमेज से, फिर ये गूगल फॉन्ट्स को किया है और उसके बाद स्टाइल्स को किया है। हम ये स्टाइल का मॉड्यूल जो है ना ये डिलीट कर देते हैं, फिलहाल ये हमारे किसी काम करने, क्योंकि हम इस स्टाइल को यूज़ नहीं करने वाले, हम यूज़ करने वाले हैं किसको जी, टेलविंड CSS को। और उसके बाद ये जो मेन का सेक्शन है, मैं इस मेन के सेक्शन को भी मुकम्मल डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। क्या करता हूँ, और वापस सेव कर आकर रहे हैं। मैं सेव। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिख देनी है गिट के अंदर, ठीक है, माई होम पेज मैं लिख देता हूँ, जस्ट इतना ही। लेकिन अभी तक हमने कोई अपना डेव सर्वर नहीं चलाया, तो डेव सर्वर चलाने के लिए इसी के अंदर मैं कंट्रोल+टैग टिक करूँगा, कंट्रोल+टैग टिक, तो मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा और इस टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा npm run टैब और इंटर प्रेस करूँगा। यानी कि आपको एक्सटर्नल कोई टर्मिनल बनाने की या गिट बैश को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका विंडो का टर्मिनल होता है वो VS का कोड उसी को एक्सेस करके हमारे पास प्रोवाइड करते हैं। सही हो गया, मतलब वो जो काम अब ये गिट हमारे बैश में पास किया था। जी, गिट बैश में किया था, अब हम टर्मिनल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ठीक है। नीचे क्या करूँगा, फुल ले जाऊँगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसे ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। मैं इसे हाइड कर देता हूँ, वापस में आता हूँ और इसी पेज को मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये माई होम पेज लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि हमने जो पेज पर चेंजिंग की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रही है। इससे मुराद ये है कि इस पेज के अंदर जो चीज़ भी हम डिज़ाइन करेंगे वो हमारे पास इस लेआउट JS के अंदर थ्रू चिल्ड्रन के ट्रिगर हो जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक आपको? अच्छा, ये जो चिल्ड्रन है, ये जितने भी हम पेजेस बनाएंगे, जैसे जो है ना चिल्ड्रन ये एक्सेस करते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल अभी देता हूँ कि ये कैसे एक्सेस करता है इसको कंप्लीट। मैं page.js के अंदर आता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है जी। मैं क्या काम करता हूँ, इस डिप को मैं ख़त्म करता हूँ, वैसे ही मैं मेन पे लेके आता हूँ। बट अभी तक मैं इसके अंदर कोई CSS नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता इसके अंदर CSS? पहले मैं global.css के अंदर आऊँगा, जो बाई डिफ़ॉल्ट कस्टम CSS आई थी, मैं इसे Ctrl+A करूँगा और डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके अंदर टेलविंड CSS को इंस्टॉल करूँगा। उसका तरीक़ाकार क्या है जी, हम जाएंगे टेलविंड की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर है इंस्टॉलेशन, तो मैं इंस्टॉलेशन पे आऊँगा नीचे और ये नीचे कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करता है। वो कहते हैं इंस्टॉल टेलविंड CSS। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि इसका इंस्टॉल टेलविंड CSS व npm and create tailwind.config.js फाइल्स। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इस पहली लाइन को यहाँ से क्या करूँगा जी, कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा। तो यहाँ पर आकर दोबारा फिर मैं क्या काम करूँगा, कंट्रोल और बैक की को प्रेस करूँगा, तो मेरे पास एक और टर्मिनल ओपन होना चाहिए, लेकिन ये पहले वाला और है। तो मैं क्या काम करूँगा, अच्छा एक और बात, जब भी हम कोई नई चीज़ इंस्टॉल करते हैं ऐप की डेवलपमेंट के दौरान, तो जो सर्वर हमारे पास चल रहा होता है हम उसको क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने का तरीका क्या है, Ctrl+C, और ये मुझसे पूछेगा टर्मिनेट बैच जॉब। मैं कहता हूँ बाय यस और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये ख़त्म हो गई। और यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक के सामने आकर मैं अगर माउस का राइट क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये वाला कोड पेस्ट हो जाएगा। ये जो कोड है इसके पेस्ट करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप यहाँ पर आकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा और मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये टेलविंड CSS को इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। जी अभी किसी का कोई इसके दौरान सवाल है इंस्टॉलेशन के दौरान तो पूछ सकते हैं प्लीज़। अच्छा, इसको बंद करना क्यों ज़रूरी है? ये पहले वाला जो हमारा सर्वर चल रहा था। इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त हमारा डेवलपमेंट सर्वर चल रहा होता है।
हम चाहते हैं कि किसी भी वजह से हमारे नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल्स हैं वो क्रैश ना हो जाए। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि वो अपना डेवलपमेंट का सर्वर क्लोज करें ताकि वो अपनी ज़ीरो पोजीशन पे आ जाए, वन पोजीशन को छोड़कर, और उसके बाद उसके अंदर कोई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो बिलफर्ज अगर आप अपना डेवलपमेंट सर्वर बंद नहीं करते, एक बात गौर से सुनो, डेवलपमेंट सर्वर बंद नहीं करते और अब फिर भी आपकी टेलमेंट CSS इंस्टॉल हो जाएगी, बट जब आप उसके ज़रिए से कोड लिखेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपकी वेबसाइट पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए आपको एक मरतबा डेवलपमेंट सर्वर बंद करना पड़ेगा और दोबारा चलाना पड़ेगा। समझ आ गई? सही है। तो अगर हम अब ऐसा यहाँ करें, हम देखिए, हम बंद करने की बजाय हम टर्मिनल नया जो है ना वो ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे करते हैं। देखें, टर्मिनल आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ प्लस का बटन क्लिक करेंगे, टर्मिनल नया आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर नीचे देखें लिस्ट भी साइड पे आपके बन के आ रहे हैं। मैं जितने प्लस करूँगा ये बनते आएंगे, ठीक है जी। बट सवाल ये है कि अगर डेव सर्वर चल रहा है, आपने टेलमेंट CSS को इंस्टॉल किया है, तो वो उस वक्त तक आपकी वेबसाइट पर इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक आप अपने डेवलपमेंट सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप अपने डेवलपमेंट सर्वर को पहले बंद कर लें, फिर टेलमेंट CSS को इंस्टॉल करें। अब हमारे ठीक। पास टेलमेंट CSS हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, नीचे कोई फाइल यहाँ पर टेलमेंट की नहीं है, कन्फिग्रेशन फाइल। तो उसकी कन्फिग्रेशन फाइल हम इंस्टॉल करने के लिए ये नीचे वाला कोड चलाते हैं, npx tailwind init। ये हमारे पास कन्फिग्रेशन फाइल को क्रिएट करती है। मैं यहीं पर आकर माउस का राइट क्लिक करूंगा, ये पेस्ट हो जाएगा और इंटर प्रेस कर दूंगा और ये इनिट की फाइल देखें अब हमारे पास बन के आ चुकी है। अब इस इनिट की फाइल के अंदर हमारे पास, एक मिनट सबर भाई प्लीज़, मेरी बेटी रो रही है, मैं चेकअप करने जाए। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। समझ आ रही है सबको? जी मैं यही कह रहा था। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी जी आ रही है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई? हमारे पास अब tailwind.config.js की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर जो चीज़ भी मौजूद है हम इसको डिलीट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे जी? डिलीट करने के बाद दोबारा हम टेलविंड की वेबसाइट पे जाएंगे और ये वाला पोर्शन जो है कन्फिगर यूर टेम्पलेट पाथ्स, ठीक है जी, इस फाइल को हम कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ से ऊपर इस बटन से कॉपी करेंगे इसको। ये जब हमारे पास कॉपी हो जाएगी तो वापस आकर हम इसे क्या कर देंगे जी, यहाँ पर पेस्ट। ये हमारे पास क्या हो गई जी, पेस्ट हो गया। अब हमारे पास सोर्स की फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो इनको ट्रिगर आउट करेगी, बट ये इसकी मुकम्मल सेटिंग नहीं आ रही। हम चेकआउट करते हैं वाई। अच्छा, ये हमारे पास जो अभी तक, हाँ, ये वाला जो कोड है ये सिंपल, जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं विदाउट Next.js और उसके ज़रिए से, तो हमारे पास ये वाला कोड होता है, ठीक है जी। ये सिंपल है, हमारे पास स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। हम यहाँ पर लिखते हैं जी थोड़ा सा, बाकी काम हो गया हमारा टेलविंड CSS और Next.js। उसके लिए हमें एक कोड ख़ास किस्म का मिलता है, उसको हमने वहाँ पर जाकर पेस्ट करना होता है। उसके लिए सॉरी, हमने जो टेलविंड इंस्टॉल की थी उसके साथ पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर नहीं था। तो अब हमने क्या काम करना है, हम पहले जाएंगे और जो हमने इंस्टॉल की है उसको हम क्या करेंगे जी, अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे भाई उसी के साथ ही इंस्टॉल कर लेना, अनइंस्टॉल करने की जरूरत ही हाँ, नहीं। ये बात ज़बरदस्त है। आपने सिर्फ दो, हाँ, पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर को। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू थैंक यू। हम न्यू टर्मिनल यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं जी, डिलीट करते हैं और इंटर प्रेस करके इसको इंस्टॉल कर देते हैं।
आई थिंक हमने आई लिखना था ना, जी npm इंस्टॉल। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। और अब जाकर हम लोग जो है ना, ये वाली जो बैच फाइल्स हैं कंप्लीट, ये वाली करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा ताहिर भाई आपकी आवाज़ रुक गई है। एक H2 क्रिएट करता हूँ, ठीक है जी। दिस इज आवर फर्स्ट नेक्स्ट JS log इन CNC मीटअप। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और वापस इधर आते हैं और चेकआउट करते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि हमारा डेवलपमेंट सर्वर है वो क्या है जी, बंद है। तो मैं दोबारा कंट्रोल बैक भी प्रेस करूँगा और यहाँ पर npm रन डेव लिख देते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी कंपाइल हो रहा है। अब कंपाइल हो चुकी है। अब देखें, दिस इज आवर फर्स्ट नेक्स्ट JS ब्लॉग इन CNC मीटअप। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर हम कलर देते हैं कोई क्लास नेम, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट डैश cyan डैश 400 और चेक करते हैं कि हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हुई है या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इट मीन्स कि हमारी जो यहाँ पर टेलविंड की CSS तमाम चीज़ें आ रही हैं, बट इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर लेता हूँ क्योंकि ये इंस्टॉल हो चुकी है। हमारे पास ये सारा कुछ आ रहा है। हम यहाँ पर लिखते हैं जी टेक्स्ट डैश टू एक्सेल। वेट फॉर अ मिनट। हम इसको एक दफ़ा फिर बंद करते हैं और दोबारा रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जब हम कोड लिखते हैं तो वो कंप्लीट हमें हाईलाइट कर रहा है कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस है इसके अंदर। कंपाइल हो चुका है। जी बिरादरम, बस ये वही प्रॉब्लम है जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान की है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको सबसे पहले करते हैं अनइंस्टॉल, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे हमने जो किया था -d नहीं किया था, इस वजह से हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये यूज़ नहीं हो रहा। तो हम इसको बंद करते हैं, Ctrl+C और npm अनइंस्टॉल टेलविंड। कोड चेकआउट कर लेते हैं इसका।
यहाँ से हाउ टू अनइंस्टॉल टेलविंड CSS इन Next.js। हमें कमांड चाहिए सिंगल, यहाँ पे कोई कमांड नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो पे डायरेक्ट कमांड हमें बताएंगे। शायद भाई आप अनइंस्टॉल लिख के भी कर सकते हो, अनइंस्टॉल npm हाँ, अनइंस्टॉल। npm अनइंस्टॉल, इसमें जो साथ ही उसके हमने मुकम्मल कंप्लीट इंस्टॉल किए हैं ना, ऑटो प्रीफिक्स और पोस्ट CSS, तो मैं उसके हवाले से भी चेकआउट कर रहा हूँ, अदरवाइज तो यही है। अच्छा, सिर्फ आपने हाँ। डी मिस किया था ना, तो डी तो डेव डिपेंडेंसीज बनाएगा उसको, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं काम कर रहा होगा। npm टेलविंड साथ CSS भी आएगा ना यहाँ पर, पोस्ट ऐसी बात। टेलविंड सीएसएस और पोस्ट क्या था, पोस्ट उसके बाद ऑटो सीएसएस। प्रीफिक्सर भी हमारे पास आएगा, और उसके पास साथ हमारे पास पोस्ट CSS भी आएगा। और उसके साथ हमारे पास जो कन्फिग की फाइल हमने की थी, ये हमारे पास पड़ी रहे, नो मैटर्स। अब हम इसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये डेवलपमेंट में किया था। अगर यही नहीं करेंगे तो फिर हमें इसका जो है ना लिंक देना पड़ेगा, आई थिंक, तभी जाकर ये काम करेगी। इनिट की फाइल हमारे पास बन चुकी है। यहाँ से हम दोबारा npm रन डेव करते हैं और चेकआउट करते हैं कि डेव सर्वर चलाया है? ताहिर भाई आप स्टक हो गए मैं। ओके नाउ मैं ऐसा काम करता हूँ कि जिस पे पहले मैं काम कर रहा हूँ मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।
ये जिस पे मैं काम कर रहा था भाई वो हमारे पास ओपन हो चुकी है और अब ये काम कर रही है मुकम्मल टेलमेंट, ठीक है जी। अब मैं क्या काम करता हूँ इसमें से, बाकी आपने प्रोसेस देख लिया सारा कुछ, सिर्फ हमने जो CSS उसकी इंस्टॉल किए, मे भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी या फिर इसका भी सर्वर चल रहा था हमारे पास और ये इशू आ रहा था। तो मैंने जो चीज़ इसमें बनाई थी वो कंप्लीट मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने कैसे शुरू से लेकर आखिर तक काम करना है, ठीक है जी। मैं इन सब को रिमूव कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने क्रिएट की थी। बाकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो आपको नेट से भी कंप्लीट मिल जाएगा, नो डाउट। अब हमारे पास वही स्ट्रक्चर बच गया पीछे, जो जब हम कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास बच जाता है। तो इसके अंदर वही लेआउट खड़ा हुआ है, इसके अंदर मैंने जो चीज़ें बनाई थी मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। इस कंपोनेंट को डिलीट कर देता हूँ और उसके साथ ये जो मैंने नैव बनाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पेज JS के अंदर जाकर जो मैंने इसका डिज़ाइन बनाया था मैं उसको भी क्या करता हूँ जी, डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी आवर फर्स्ट नेक्स्ट JS प्रोग्राम और चेक करते हैं कि ये आप काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब ये काम कर रहा है हमारे पास, आवर फर्स्ट नेक्स्ट JS प्रोग्राम। अब मैं इसके अंदर एक क्लास करता हूँ टेलमेंट की। सबसे बड़ी बात जो टेलमेंट यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट को और इसके बाद मैं कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करूँगा, स्पेस बार को, तो देखें ये मुझे सजेशन देगा कि इसके अंदर क्या क्या जो है ना आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्लासेस। ये सारी क्लासेस टेक्स्ट की जो होंगी वो शो करेगा। मैं कहता हूँ मैं इसको कलर देता हूँ टेक्स्ट लाइन 500 का और वापस आता हूँ तो देखें ये वही बन चुका है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है हमारे पास ये 2XL हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास इसका फॉन्ट जो है ये बोल्ड हो जाए और वापस देखें ये बोल्ड हो चुका है। लेकिन हमें तो ये चीज़ नहीं चाहिए, हम तो बाकायदा एक पेज क्रिएट करने वाले। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले मेन के अंदर एक डिव है। ये जो मेरा डिव है इसको मैं क्लास लेता हूँ और इसको मैं हाइट दूंगा, हाइट कैश ये, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा जी 100 ph। अब ये जो मेरी हाइट आ चुकी है ये मुकम्मल पूरे पेज की जो स्क्रीन विड्थ होती है फर्स्ट उसके बराबर आ चुकी है, ठीक है जी। और इसको मैं BG देता हूँ जी, बैकग्राउंड में दे देता हूँ इसे जी हल्का सा स्लेट रंग का। और इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ और इस डिव को मैं नाम देता हूँ जी क्लास नेम फ्लैक्स का, और जस्टिफाई मैं इसको कर देता हूँ जी। ये देखें खुद ब खुद ही ये मुझे बता रहा है। और इसको मैं एटम्स को मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर्स। ये मेरे पास काम हो गया। और इसके नीचे मैं एक ही एटम क्रिएट करूँगा और उस एटम के अंदर मैं लिखूँगा जी H1, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी वेलकम टू CNC मीट अप लर्निंग सेशन। अब मैं इसे कैपिटलाइज करना चाहता हूँ तो मैं क्लास आकर दूंगा यहाँ पर जी अपर केस की। ताहिर भाई आप स्टक हो गए हैं। ये मॉड्यूल मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब मेरा जो मॉड्यूल क्रिएट हुआ है वो हुआ है पेज के नाम से। ये भी पेज डॉट JS है। ये मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको रखूँगा कोर्सेज, बस इतना सा। आप पेज का नाम कोई और रख सकते हैं और कोर्सेज उसके अंदर जो आप मॉड्यूल बना रहे हैं या फंक्शन बना रहे हैं उसका और रख सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली ये जो अभी हमने क्रिएट किया ये एक कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट है। ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट है जिसे कहते हैं
फंक्शनल कंपोनेंट, ये कोई ना कोई चीज़ हमें रिटर्न करेगा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, मैं चला गया हुआ था, अब ये कंपोनेंट्स वगैरह का अब मुझे इसमें नहीं पता मैं चला। क्विक और किसका? कंपोनेंट्स बाद में देख लेना, अभी यार इसके कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है जी, ये हमारे पास एक मेन फाइल आ चुकी है और उसके बाद मैं इसमें एक div क्रिएट करता हूँ और इस div को मैं नाम दे देता हूँ, क्लास ऐड करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर और नीचे जो हमारे पास मार्जिन आ जाए वो आ जाए 5 और इसके अंदर मैं एक H2 बनाता हूँ और टाइटल लिख देता हूँ। ठीक है जी, आवर कोर्सेज, और इसको मैं क्या काम कर देता हूँ जी, क्लास देता हूँ जी टेक्स्ट साइज। भाई अगर बुरा नहीं माने तो ये बाकी लोगों को ये भी बता देना, ये जो आपने क्लासेस लगा रहे हैं ये आपने कहाँ से देखी? ये क्लासेस, हाँ, ये अपने जो क्लासेस की डॉक्यूमेंटेशन फॉलो की होगी। हाँ ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाँ, वो जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलविंड बड़ा ही खूबसूरत सिस्टम प्रोवाइड करता है। आपने क्या काम करना है, ये इनकी क्विक सर्च है, ठीक है जी। अगर इसके होम पे भी आ जाए तो ये आपको ये क्विक सर्च का ऑप्शन देती है। यहाँ पर आएंगे जिस चीज़ की आपको चाहिए ना, जिस चीज़ की भी आप यहाँ पर आकर लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट साइज, और नीचे देखें उसका फॉन्ट साइज और सारा कुछ आ गया। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको ये मुकम्मल कंप्लीट उसकी टेक्स्ट एसेंट, टेक्स्ट बेस, ये सारी क्लासेस खुद नीचे वो दिखा देंगे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये देखिए टेक्स्ट अलाइन की क्या क्या क्लासेस हैं, ये क्लास है राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन की कौन कौन सी हैं ये देखें जी। फिर बैकग्राउंड्स की कौन कौन सी, बॉर्डर्स की कौन कौन सी हैं, इफेक्ट्स, फिल्टर्स के हवाले से देख लें। ये मुकम्मल लेफ्ट साइड पे आपके पास ये बन के आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कोई ना कोई कलर करूँ। ठीक है जी, तो मैं टेक्स्ट लिखे इसके साथ में क्या लिखूँगा, कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मुझे सजेशन ऑटोमेटिक ये दे देगा कि इसके साथ आप कितने कलर और क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये ग्रीन वाला लेता हूँ। अब वापस हम चलते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पर और इसके लास्ट पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी कोर्स फीस। ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक उसने आवर कोर्सेज को उठा लिया है। अब मैंने कहीं भी इसको नहीं बताया, कहीं भी इसको पेज को इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन रिएक्ट में हमें ये चीज़ बतानी पड़ती है रिएक्ट को थ्रू यूज़ नेविगेशन के ज़रिए से।